सभी पेरेंट्स बचपन से डालते हैं कि बेटा मेरा कलेक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा। तो मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी, लेकिन मुझे अपने पे भरोसा नहीं था, क्योंकि मैंने शुरुआती दौरों में ना आईआईटी की तैयारी की थी। उसमें 3 साल तक मैं फ़ेल होता रहा। उस वक्त आईआईटी में अटेम्प्ट नहीं था। उसके पहले जो भी स्कूल कॉलेज का एग्ज़ाम था उसमें भी फ़ेल हुआ। फिर मैंने एमबीए की तैयारी की, उसमें फ़ेल हुआ। इंजीनियरिंग में था, वाइफ मैरिड था, बच्चे थे। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की, और वो जोश था, वो जुनून था कि यकीन आ गया कि नहीं करना है। और एज वाइज लास्ट अटेम्प्ट था, और कैटेगरीज वाइज मैं जनरल हूँ। तो उस वर्ष नहीं होता तो नहीं होता। वो कहानी मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँ, जो कहानी मेरे जीवन में बहुत लाई, वो चीता और हिरन की कहानी है। जो चीता होता है उसकी दौड़ने की स्पीड जो होती है वो हिरन से 3 गुना ज़्यादा होती है। लेकिन जब चीता हिरन के पीछे भागता है तो हिरन अपनी जान बचा लेता है। रीज़न क्या होता है कि चीता भाग रहा होता है नाश्ता करने के लिए, और हिरन भाग रहा होता है जान बचाने के लिए। तो आप क्यों भाग रहे हैं वो मैटर करता है। सेट शुरू से ही बनाना चाहिए। मेरे तैयारी में जिसने मुझे गाइड किया था उसने मुझे बताया था 80-20 का रूल। क्या आप दिन में 2 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पढ़ने का नहीं हो रहा है। जो 3 घंटे आप पीटी देने जाते हैं वहाँ क्या आपको पढ़ने दिया जाता है? तो अपने आप पे भरोसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरे साथ भी यही स्थिति थी। लगभग 10 साल तक मुझे भी लगता था कि जो बीपीएससी या यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए अलग से ही दुनिया से लोग आते हैं। एक आम आदमी, एक साधारण आदमी की बस की बात नहीं होती है। लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे दिमाग सबसे पावरफुल जो यंत्र है, जिस दिन मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और उसके 1 साल के अंदर ही मैंने क्वालिफाई कर लिया। मैं उस वक्त बेंगलोर में था और कोई भी रिसोर्स नहीं था बीपीएससी के बारे में बताने का। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर, और आपसे बता दें अभी मेरे साथ राहुल सर हैं और वर्तमान समय में एसडीएम हैं। एक बात आपसे बता दें, सर ने केवल सेल्फ स्टडी करके प्रीलिम्स की तैयारी किया, मेंस की तैयारी की और इंटरव्यू की तैयारी की। तो सबसे पहले आपसे बता दें, जो आप लोगों का लगातार कमेंट था कि सर जाने के बाद 0 से लेकर संपूर्ण रणनीति पूछिएगा, तो सर से संपूर्ण रणनीति पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक आप देखेंगे। बुक क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी आपका क्या होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस तरीका से सर ने अपने सीनियर से सहयोग लेकर या कैसे सहयोग लेकर पढ़ाई की, संपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू। एग्ज़ाम टूर का मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको अपने आप पे भरोसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरे साथ भी यही स्थिति थी। लगभग 10 साल तक मुझे भी लगता था कि जो बीपीएससी या यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए अलग से ही दुनिया से लोग आते हैं। एक आम आदमी, एक साधारण आदमी की बस की बात नहीं होती है। लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे दिमाग सबसे पावरफुल जो यंत्र है, जिस दिन मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और उसके 1 साल के अंदर ही मैंने क्वालिफाई कर लिया। मैं उस वक्त बेंगलोर में था और कोई भी रिसोर्स नहीं था बीपीएससी के बारे में बताने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि 0 से मैंने सेल्फ स्टडी करके प्रीलिम्स और मेंस निकाला। इंटरव्यू में मैंने सहायता लिया लोगों से, मॉक इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन उसके पहले मैंने सेल्फ स्टडी किया। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं उनको लगातार ये भी कमेंट रहता है कि प्राइवेट हो या सरकारी या कि कोई भी जॉब करते हुए किस तरीका से हम तैयारी करें। तो सर इसका एग्जाम्पल है, सर भी जॉब करते हुए तैयारी किए हैं, तो इसलिए आपको जो आपके मन में प्रश्न था संपूर्ण यहाँ से जानकारी मिल जाएगा। सर जो भी बच्चे शुरुआत करते हैं, जिनको लगता है कि ग्रेजुएशन कर लिए 2 साल 1 साल बीत जाता है, तो उनको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, या जिनके पास पैसा नहीं है, जो घर से तैयारी करते हैं, उनका शुरुआती में क्या रणनीति होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए। सिलेबस क्या है? जैसे कि मेरा मीडियम इंग्लिश था तो मैं इंग्लिश में ही बताना चाहूँगा। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, करंट अफेयर्स है। और बिहार की बात करें, कोई भी बीपीएससी हो, दरोगा हो, तो बिहार का एक टॉपिक है। तो आप सिलेबस को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। अगर हिस्ट्री की बात करें तो उसमें आपको 3 होते हैं, मॉडर्न, आधुनिक हो गया, मिडिवल हो गया और एंशिएंट हो गया। मॉडर्न में भी आप उस टॉपिक को 5 या 6 छोटे टॉपिक्स में बांट लें। जैसे कि पलासे से पहले की बात करें हम लोग, तो पलासे से, बैटल ऑफ जो पलासे है उसके पहले का एक टॉपिक को एक सेक्शन बना लें, उसको पढ़ें, उससे संबंधित सारा सवाल करें, तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। आप कभी भी नहीं सोचें कि पहले दिन ही, जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो आप पहले दिन ही क्या गाड़ी चला लेते हैं क्या? लेकिन अब पढ़ाई में आप सोचते हैं कि मैं 2 दिन पढ़ाई करूँ, मुझे सब कुछ समझ में आ जाए। यही गलती होती है। आप उसको 3-4 महीने तक जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उस पर पढ़ते जाएं, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। और सेक्रीफाइस करना होगा, जो अन्य चीज़ें हैं आपको सेक्रीफाइस करना होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। एक सवाल जो सब कोई पूछता है कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत सोचता हूँ सर,
ये नेचुरल है, सब लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, मैं भी करता था, लेकिन ओवर थिंकिंग से बाहर आने का तरीका ये है कि आप हार्ड वर्क कीजिए। हार्ड वर्क का मतलब ये होता है कि आप अन्य चीज़ों को छोड़िए, मोबाइल को छोड़िए, कोई भी बर्थडे पार्टी, कोई भी फैमिली फंक्शन, उसको सेक्रीफाइस कीजिए, और उस दौरान जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो आपको लगेगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर हिस्ट्री के लिए यदि देखा जाए, क्योंकि बीपीएससी या यूपीएससी हो गया या अदर कोई भी पीसीएस हो गया, तो इसमें संपूर्ण नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए किन किन बुक का आप अध्ययन किया? हिस्ट्री के लिए 2 किताब मैंने पढ़ा था, स्पेक्ट्रम पढ़ा था और एस.के. पांडे सर की किताब पढ़ी थी मैंने। और बिहार के लिए इम्तियाज़ अहमद सर की किताब पढ़ी थी, जिसमें हिस्ट्री का पोर्शन है। सर अब इससे आगे आते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी आजकल देखा जा रहा है, तो कोई भी एग्जाम हो, वह बीपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या अदर पीसीएस हो या इवन यूपीएससी हो, सबका पैटर्न अब चेंज हो रहे हैं। और पैटर्न जो भी है, जो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रश्न का लेवल भी बढ़ाया जा रहा है। तो इसको लेकर आपका क्या रणनीति था, और वर्तमान समय में बच्चे किस रणनीति पर जा रहे हैं? देखिए, ज्योग्राफी के लिए मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ा था, और उसके बाद महेश बर्नवाल सर की किताब पढ़ी थी। ये 2 चीज़ सफिशिएंट हैं। और जो पैटर्न बदल रहा है, ये हमेशा अच्छा होता है। पैटर्न बदलने से क्या फ़ायदा होता है कि जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं 5 साल से 7 साल से, वो लोग और आप दोनों एक लेवल पे आ गए हैं, तो आपको भी और उनको ऐसा नहीं होगा कि आपको डिसएडवांटेज है। ये सबके लिए एडवांटेज हो जाता है कि एक नया सबके लिए वो है। और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो कोई भी पैटर्न बदले दुनिया में आपको समस्या नहीं आई। क्यों? क्योंकि आपको तो बेसिक से ही सवाल पूछा जाएगा ना। यूपीएससी का पेपर देखेंगे आप, यूपीएससी सबसे बेसिक सवाल पूछता है, कोई भी रटने वाला सवाल नहीं पूछता है। जिसने भी समझ लिया है उस टॉपिक को, उसको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है कि बिहार भी उसी पैटर्न पर जा रहा है। आपको चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। सर बिहार सरकार और बिहार के आयोग के द्वारा ये भी यूपीएससी पैटर्न पर किया जा रहा है, तो सर इससे बच्चे को तो बहुत बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते थे उसका अलग करना पड़ जाता था, थोड़ा सा इसका अलग, अब एक ही में 2 उनके एग्जाम देंगे। हाँ, मैं चेयरमैन सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो कॉमन पैटर्न कर रहे हैं। कुछ जो बच्चे अब बिहार की तैयारी कर रहे हैं वो यूपीएससी भी दे सकते हैं, यूपी पीसीएस भी दे सकते हैं, एमपी पीसीएस भी दे सकते हैं, क्योंकि अब सब का जो लेवल है हमारा वो बराबर होते जा रहा है। सर बच्चे का एक अलग से क्वायरी आता है कि जो बच्चे पीटी की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स की, उनको क्या जिस दिन से तैयारी शुरू करते हैं उसी दिन से सेट कोई लेकर बनाना चाहिए, या अपने सब स्टडी पूरा करने के बाद शुरू? सेट शुरू से ही बनाना चाहिए। मेरी तैयारी में जिसने मुझे गाइड किया था उसने मुझे बताया था 80-20 का रूल। क्या आप दिन में 2 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पढ़ने का नहीं हो रहा है। जो 3 घंटे आप पीटी देने जाते हैं वहाँ क्या आपको पढ़ने दिया जाता है? आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस उसकी होनी चाहिए। उदाहरण आप समझ लीजिए, आप यूट्यूब पे गाड़ी चलाना सीख लीजिए, लेकिन कभी गाड़ी को टच नहीं कीजिए। आप 10 साल तक यूट्यूब पे क्लच प्लेट सब, आप जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको पता होगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल गाड़ी को जिस दिन छूने जाइए क्या आप गाड़ी चला पाइएगा? नहीं। इसलिए प्रैक्टिस बहुत कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जो बात है, ये मेरे केस में भी यही हुआ। मैं जानता हूँ कि मेरा सिलेक्शन अगर 1 साल में हुआ है, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ उस अपने सीनियर को जिन्होंने कहा था कि तुम 20-80 के रेशियो में करो, 20% पढ़ाई करो, 80% प्रैक्टिस करो। सर और कौन कौन सा बुक आप अदर सब्जेक्ट के लिए पढ़े थे, और सेट प्रैक्टिस कौन सा? इकोनॉमिक्स के लिए परीक्षावाणी मैंने पढ़ा था, और साइंस के लिए ल्यूसेंट सफिशिएंट है। ल्यूसेंट का 2 किताब आती है, एक जनरल आती है, एक साइंस की आती है। तो साइंस वाला के लिए आप साइंस पढ़िएगा, क्योंकि बिहार का फोकस साइंस की तरफ ज़्यादा होता है। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मंथली मैगजीन जो अभी ट्रेंडिंग है, क्योंकि मुझे एग्जाम क्वालिफाई किए हुए 3.5-4 साल हो चुके हैं, अभी का जो भी ट्रेंडिंग है आप वो देख लीजिएगा करंट अफेयर्स के लिए। और प्रैक्टिस के लिए मैंने घटना चक्र से किया था, और अभी भी बिहार के बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन जो बिहार के लिए स्पेसिफिक निकाल रहे हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। सर आप प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र प्रयोग किए, इन सारी चीज़ों को प्रयोग किए। सर जो बच्चे होते हैं उनका एक अलग से कमेंट आ रहा था कि जब वो पढ़ाई करते हैं और जो प्रश्न यहाँ लगता है कि उनको याद है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो उस प्रेशर को झेल नहीं पाते, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे क्या करते हैं कि वो बच्चे 95 और 5 के रेशियो में करते हैं। 95% पढ़ाई करते हैं, 5% वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी तो आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा कि अरे यार ये क्या था, वो क्या था। अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तब आप अगली बार जब किताब पलटेंगे तो वो चीज़ आपका परमानेंट हो जाएगा। सर कब लगा कि बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत साल पहले पढ़ाई छोड़ चुके हैं? हाँ, मैं बहुत साल पहले पढ़ाई छोड़ चुका था, और मुझे हमेशा से मन में था, क्योंकि बिहार में हैं आप, तो बिहार में सभी पेरेंट्स बचपन से डालते हैं कि बेटा मेरा कलेक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा।
तो मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी, लेकिन मुझे अपने पे भरोसा नहीं था, क्योंकि मैंने शुरुआती दौरों में ना आईआईटी की तैयारी की थी, उसमें 3 साल तक मैं फेल होता रहा। उस वक्त आईआईटी में अटेम्प्ट नहीं था। उसके पहले जो भी स्कूल कॉलेज का एग्ज़ाम था उसमें भी फेल हुआ। फिर मैंने एमबीए की तैयारी की, उसमें फेल हुआ। इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की, उसमें फेल हुआ। तो मुझे लगता था ना कि यार हो सकता है कि मेरे में कुछ कमी है, कि मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ। कुछ ऐसी घटना घटी, वो कभी और समय मिलेगा तो बताऊँगा, जिसने मुझे झकझोर दिया और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे करना है। और थैंक्स मैं अपने परिवार का, अपने फैमिली का थ्रू आउट द की करूँगा कि हर सब ने, पिताजी, माता जी ने, वाइफ ने, सब ने सपोर्ट किया मुझे थ्रू आउट। और मैं भी बताना चाहता हूँ कि मैं एक नौकरी में था, वाइफ मैरिड था, बच्चे थे। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की, और वो जोश था, वो जुनून था कि यकीन आ गया कि नहीं, करना है। और एज वाइज लास्ट अटेम्प्ट था, और कैटेगरीज वाइज मैं जनरल हूँ। तो उस वर्ष नहीं होता तो नहीं होता। वो कहानी मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँ, जो कहानी मेरे जीवन में बहुत लाई, वो चीता और हिरन की कहानी है। जो चीता होता है, उसकी दौड़ने की स्पीड जो होती है वो हिरन से 3 गुना ज़्यादा होती है। लेकिन जब चीता हिरन के पीछे भागता है तो हिरन अपनी जान बचा लेता है। रीज़न क्या होता है कि चीता भाग रहा होता है नाश्ता करने के लिए, और हिरन भाग रहा होता है जान बचाने के लिए। तो आप क्यों भाग रहे हैं वो मैटर करता है। तो जब मैं भाग रहा था उस चीज़ के लिए, इतना आईआईटी मैंने 3 अटेम्प्ट दिया, स्पेशली कोटा जाके मैंने पढ़ाई की, नहीं हुआ मेरा। और वहाँ पे बिना किसी रिसोर्स के, बिना किसी मेंटर के, टीचर के, खुद से मैंने पढ़ाई किया और मैंने निकाल लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी। सर मेंस की बात करते हैं, चूंकि पीटी तो हो गया, आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव करना है, कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास आर्थिक अभाव होता है, जो पटना नहीं आ पाते हैं, दिल्ली नहीं जा पाते हैं, घर पर रह के तैयारी करते हैं। या अभी इवेंट देखा जाए, सरकार का भी बहुत सारा योजना है लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, बीपीएससी में प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है, तो लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन मेंस का जो रणनीति हो पाता है उनसे नहीं बन पाता है। अक्सर देखा जाता है यदि कोई अच्छा से रणनीति नहीं बना पाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो उसका आपका रणनीति क्या था, चूंकि आप सेल्फ स्टडी की है? देखिए, मेंस तो पीटी से भी आसान है, क्योंकि मेंस में आपको आंसर लिखना होता है। और आंसर लिखने में क्या है कि आप जितना आंसर लिखेंगे उतनी आपको उसमें पकड़ बनती जाएगी। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरा ये उंगली अभी भी ठेला पड़ा हुआ है, ये 4 साल पहले का ठेला है, अगर आप देख सकते हैं। तो मैंने इतना आंसर लिखा, इतना आंसर लिखा कि यहाँ परमानेंट एक मार्क बन गया। पेन ऐसे ही पकड़ते हैं, यहाँ सपोर्ट करते हैं। तो मैं रात भर लिखता था, आप विश्वास नहीं करेंगे, 8-8 घंटे लिखता था। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में मैंने सुना था कि 2 पेपर होते हैं 3-3 घंटे का, तो मतलब 6 घंटे आपको कंटिन्यूस लिखना है। तो मैं उसी हिसाब से अपने आप को ट्रेंड कर रहा था। मैं कंटिन्यूस 8 घंटे तक आंसर लिखता था, और उसका नतीजा जब आप एक आंसर लिखेंगे आपको पता चलेगा यार मेरे आंसर में ये कमी हो रही है। आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए अपने आंसर का, कि आंसर में होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, जब आप आंसर लिखेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे आप गरीबी पे लिखना चाह रहे हैं, तो आप इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे गरीबी पे, आपको 2 लाइन लिखने के बाद आप ब्लैंक हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा मुझे ये पढ़ना है। ये आपको रिवर्स प्रोसेस होता है। आप पढ़ के आंसर मत लिखिए। आप गरीबी, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप 4 आंसर लिखिए। एक गरीबी पे लिखिए, एक मद निषेध पे लिखिए, एक महिलाओं का उत्थान पे लिखिए, और चौथा है बेरोजगारी पे लिखिए या रोजगारी पे। आप इन चारों पे लिखिए ना, 4 पेज, आपको खुद पता चलेगा मुझे क्या क्या चाहिए। तो आपको धीरे धीरे आप अपने चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर अपने आंसर में ऐड करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर आंसर में ऐड करेंगे, तब आपका आंसर अच्छा होते जाएगा। सर अभी 68 का डेट भी आ चुका है मेंस का, उनको क्या क्या करना चाहिए और किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो सफल हो सके? देखिए, 68 के मेंस में बहुत कम समय बचा है, तो आपका जो होना चाहिए, आप अभी क्या कीजिए कि एक प्रोबेबल क्वेश्चन की लिस्ट बनाइए, क्योंकि बिहार में या यूपीएससी में भी पता होता है ऑलमोस्ट किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। उसकी लिस्ट बनाइए और उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तैयार करके जाइए आप घर से। उस 50 क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तैयार करके जाइए। वहाँ जाके आपको रिसर्च नहीं करना है, आपके पास पता होना चाहिए कि अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मुझे ये चीज़ लिखना है, ये डाटा बताना है, पहली बात। दूसरी बात, फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा। फ्लो चार्ट से क्या होता है कि आपका जो आंसर होता है प्रेजेंटेबल लगता है। डायग्राम बनाइएगा, जब भी कोई टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक पे बात हो, जैसे बिहार का डायग्राम बनाइए, नीचे लिखिए कि डायग्राम ऑफ बिहार, उस चीज़ में दर्शाइए। तो उससे आपका आंसर, जैसे आपने कोई भी इंडिया टुडे, कोई भी मैगजीन पढ़ा होगा, तो उसमें किसी भी चीज़ पर लेख कैसे लिखा जाता है? सिर्फ लेख लिख दिया जाता है क्या? उसमें कुछ फोटो डाला जाता है, कुछ फ्लो चार्ट रहता है, कुछ डायग्राम रहता है, कुछ बुलेट पॉइंट रहते हैं। तो वैसे ही आपके आंसर में भी ये चीज़ झलकना चाहिए, तब आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। सर यदि जो भी आंसर लिख रहे हैं उसमें यदि फैक्ट्स को शामिल किया जाए तो नंबर अधिक मिलता है? फैक्ट्स को शामिल कीजिए और फैक्ट्स को बुलेट पॉइंट में दर्शाइए कि आपने इस चीज़ को दर्शाया है। ये नहीं कि वो पैराग्राफ के बीच में दब जाए आपका।
और हमेशा पैराग्राफ 4 से 5 लाइन का लिखिए। और एक और सवाल लोग पूछते हैं कि हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए। तो मुझे एक बार मौका मिला था जो पेपर चेक करते हैं उनसे बात करने का। उन्होंने कहा था कि अगर आपकी हैंड राइटिंग गंदी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दिमाग पे बहुत जोर नहीं डालूंगा, मैं आपके नंबर काट दूंगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरी लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाया, टफ बनाया। इसीलिए आप लोग हैंड राइटिंग को अच्छी बनाए। जिनकी हैंड राइटिंग ख़राब है वो स्पेस दे दे के लिखना शुरू करें कि उनको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। हैंड राइटिंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर मेंस में आपका क्या कौन सा बुक यूज किए या कौन सा ये पेपर वगैरह यूज किए, उसको थोड़ा सा बताएं। मेंस के लिए बहुत ज़्यादा बुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो पीटी के लिए जैसे महेश बनवाल सर की ज्योग्राफी किताब थी, परीक्षावाणी थी, उन्हीं को मैंने यूज़ किया और गवर्नमेंट की वेबसाइट से डेटा लिया। जैसे कोई भी गवर्नमेंट के आपको चाहिए तो आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे खोल लीजिए, उस वेबसाइट को खोलिए। जैसे आपको एग्रीकल्चर देखना है तो बिहार के एग्रीकल्चर के वेबसाइट को जब आप खोलते हैं तो उसमें बहुत सारा डेटा लिखा रहता है कि बिहार में कितना % एग्रीकल्चर होता है, क्या क्या उसमें परेशानी है, सारा कुछ रहता है वहाँ पे। तो उन रिपोर्ट्स को पढ़िए, उन रिपोर्ट से अपने पॉइंट्स बनाइए कि मुझे एग्रीकल्चर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करने हैं। सर मेंस हो गया, अब थोड़ा सा आते हैं इंटरव्यू को लेकर। क्योंकि इंटरव्यू में बच्चे डर जाते हैं, लेकिन वहाँ केवल उनका पर्सनालिटी जांच होता है। एग्जामिनर तो पीटी मेंस आप दिए, सब कुछ जांच हो जाता है, तो उसको सर आप कैसे फेस किए, यदि आगे जो बच्चे देने वाले हैं वो कैसे करेंगे? देखिए, इंटरव्यू में जैसे आपने बताया कि उसका नाम पर्सनालिटी टेस्ट है, वो आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं। पर्सनालिटी में आपको 2 चीज़ों से देखा जाता है। एक तो देखा जाता है कि आप कितने बैलेंस्ड हैं। वो जानबूझ के ऐसे सवाल पूछते हैं, वो पूछते हैं कि सरकार की ये योजना तो गलत है, आपके मुंह से निकल गया अगर गलत है तो आपके नंबर कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जा रहे हैं सरकार का हिस्सा बनने। जैसे आपके पूछा जाए कि आपके पिताजी गलत हैं और आप बोल दीजिए हाँ गलत हैं, तो ये गलती हुई ना आपके परिवार के प्रति। तो वैसे ही आपको सरकार को डिफेंड करना है। सरकार की कोई भी नीति है आप क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि जो नीति बनाई जाती है वो बहुत सीनियर जो IAS होते हैं वो लोग नीति बनाते हैं। आप एक एस्पिरेंट होकर नीति को कैसे गलत बता सकते हैं? तो हमेशा आपको सरकार की योजनाओं को सपोर्ट करना है और होना भी आपकी मेंटलिटी यही चाहिए कि सरकार हमेशा सही है। दूसरा चीज़ है कि कोई भी पॉलिटिकल चीज़ पूछा जाए तो उसमें आपको कभी भी कमेंट नहीं करना है, क्योंकि आप कोई नहीं होते हैं कमेंट करने वाले। आपको उसमें बस बताना है कि ये पॉलिसी है, इसकी ये अच्छाई है, मतलब केवल अच्छाई बताना, केवल अच्छाई बताना है और अपने पर्सनालिटी से दिखाना है कि आप मैच्योर्ड हैं, आपकी समझ है। एक मेरे मित्र से पूछा गया था, मैं बताना चाहता हूँ, उनको बोला गया था अगर आपको DM बना दिया जाए तो आप 1 महीने में क्या करेंगे? उन्होंने कहा था मैं 1 महीने में पूरे जिले को सुधार दूंगा। उनके बहुत कम नंबर आए। इसका मतलब आज तक जो DM बने सब बेवकूफ़ हैं। इससे ही हुआ ना। तो आप ऐसा नहीं कहिए कि इंटरव्यू में कि मैं रातों रात ये सुधार दूंगा, वो सुधार दूंगा। वो फिल्मों में होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि इतना बड़ा समुद्र चेंज को दिखने में समय लगता है, तो आपको प्रैक्टिकल आंसर देना है इंटरव्यू में। सर कोई ऐसा प्रश्न जो आपसे पूछा गया हो इंटरव्यू में, बता सकते हैं? मुझसे इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछा गया था मेरे ऑप्शनल के बारे में, और फिलॉसफी ऑप्शनल था मेरा। और मुझसे ये पूछा गया कि 10 साल के बाद आप क्यों आए हैं, और मैंने बताया ये सब चीज़ें। और उसके बाद पूछा गया था कि आपका फिलॉसफी ऑप्शनल क्यों लिया, तो मैंने मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो मैंने बताया कि सर मुझे मन था कि एक नया डायमेंशन को मैं पढूं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ऑप्शन था, GS के भी ऑप्शन थे, लेकिन मेरी इच्छा हुई कि मैं फिलॉसफी पढ़ूंगा तो उससे मुझे एक नया सब्जेक्ट जानने को मिलेगा। तो इस चीज़ को उन्होंने अप्रिसिएट किया था। तो आपका भी ऐसा ही आंसर होना चाहिए कि उसमें पॉजिटिविटी दिखे। सर एक जो अभी आप प्रश्न बताए सर, बहुत सारे अभ्यर्थी का ये प्रश्न था, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा था। जो गैप होता है, क्योंकि एजुकेशनल बहुत सारे लोगों का गैप हो जाता है, सेशन गैप चलता है, उसको लेकर क्या ज़्यादा प्रश्न किया जाता है? हाँ, वो पूछा जाता है। वो क्या कहते हैं, अगर आप सही से डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो उसमें आपकी वो और भी आगे बढ़ते जाते हैं, उससे आपके नंबर घटते हैं। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर बना के जाना। मैंने इसलिए बताया कि सर मैंने 10 साल तक इस फील्ड में काम किया, मुझे लगा कि उस फील्ड में मैं काम कर चुका हूँ और मेरी इच्छा थी इधर आने की, ब्यूरोक्रेसी में आने की। उसके बाद मैंने तैयारी किया और सर मैं यहाँ हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सर मैं वहाँ भी कैपेबल था, यहाँ भी कैपेबल हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं आज तक अनसक्सेसफुल था। मैंने अपने आंसर को इस तरह से बनाया था। सर जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? सबके लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। ये सबसे बड़ा पावरफुल तंत्र है। मैं 10 साल तक या 10 साल क्या 25 साल तक नहीं समझ पाया कि मैं जो चाहूँगा वो पा लूँगा। मुझे लगता था ये किताबी बातें हैं, लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया, मैंने पा लिया। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। आप भी स्पेशल हैं, आप भी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं। और सही बात है, मैं आज भी मेरे रोए खड़ा, जब मैं अपने मम्मी पापा को मैंने फ़ोन करके बताया, मैं बेंगलोर में था, कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं SDM बन गया हूँ, तो उनकी जो खुशी थी और वो मेरे आंख में जो आंसू थी आज भी मुझे याद आता है। तो मैं चाहता हूँ ये खुशी आप सभी लोग अपने पेरेंट्स को दें। कितना रैंक आया था सर? 72। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।